बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोरोना फंड में 1200 अरब रुपए के घपले की रिपोर्ट वजारत खजाना ने दबा ली। चीनी स्कैंडल पर बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट खुद खान साहब ने दबा ली और फॉरेन फंडिंग केस में पेशी कोरोना का बहाना बनाकर टाल दी। रिंग रोड स्कैंडल में अरबों रुपए का घपला जुल्फी बुखारी को रातों रात बैरून मुल्क भेजकर दबा लिया। कौम को ग्रोथ रेट की खुशखबरी सुनाकर अवाम को बहस में उलझा दिया और पीडीएम में दरार डालकर अपोजिशन को एक दूसरे से दस्तों गिरेबान कर दिया। और बचे सहाफी तो एक को फेंटी लगी, बाकी एक दूसरे को फेंटने में लगे हुए हैं। तो मुमलकत खुदादाद में यही कुछ हो रहा है। अब इसे 5th जनरेशन वॉर कह लें या कुछ और कह लें, मगर हकीकत यह है कि मुल्क की सियासी जमातें भले मकबूलियत के हिसाब से आगे हों, लेकिन इस लड़ाई में वो बहुत पीछे हैं। जो लड़ाई इस वक्त मुल्क में लड़ी जा रही है, जो हुकूमत बदतरीन महंगाई, ज़बूहाल मईशत, अनगिनत बेरोजगारी, बगैर किसी तरक्याती डेवलपमेंट और मनसूबों के 3 साल निकाल सकती है, तो उसका फिर अगले 2 साल और उससे अगले 5 साल तक हुकूमत में रहने का दावा जायज़ बनता है। ना मुल्क किसी को मसला लगता है, ना लगता है कि अवाम से किसी को कोई दिलचस्पी है। तो इस वक्त जो खेल हो रहा है वो ज़हन साजी का हो रहा है, जिसे लोग खेलते चले जा रहे हैं। और ये जंग जिसे 5th जनरेशन वॉर का नाम दिया जाता है, ये जंग कहीं और नहीं लड़ी जा रही, ये आपस में लड़ी जा रही है। और इसमें दुश्मन कोई और नहीं, इसमें दुश्मन हम एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि गुर्बत बढ़ रही है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है या हम बांग्लादेश से पीछे रह गए हैं। ना हम टेक्नोलॉजी में तरक्की कर पा रहे हैं, ना कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके बगैर दुनिया का गुजारा ना हो और दुनिया हमारी मोहताज हो। कोई ऐसी प्रोडक्ट के भी हम मालिक नहीं है। इस जंग के सिपाही भी हम हैं और दुश्मन भी हम हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि इस जंग के सिपाही भी हम हैं और दुश्मन भी हम हैं, मुहिब्बे वतन भी हम हैं और गद्दारी के लेबल भी हम पर ही लग रहे हैं। सवाल तो ये है कि यह खतरनाक खेल कब तक खेला जाएगा और ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, जिसने लोगों का सुकून बर्बाद करके रख दिया। तो एक तरफ हुकूमत अपने खिलाफ आने वाले तमाम स्कैंडल को दबाए चले जा रही है, तो दूसरी तरफ अवाम को मुआशी अदाद शुमार में उलझा दिया गया। अब जिन्होंने 50 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, वो 50 लाख से ज्यादा लोगों को बेरोजगार करने के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के दावे कर रहे हैं। गंदम का सीजन है और गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आटा 90 रुपये किलो बिक रहा है। 2,80,000 में होने वाला हज इस साल 8 से 10 लाख में होगा और ये दावा कोई और नहीं, खुद हुकूमत के एक अहम ओहदेदार कर रहे हैं। आज सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश के बारे में ये बातें हो रही है कि वो हमसे तरक्की में आगे हैं, लेकिन कोई इस बात पर भी रोशनी डाले कि बांग्लादेश आगे निकल गया है या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। और क्या इसकी वजह ये नहीं कि बांग्लादेश में अवामी हुकूमत है, लोग इस तरह एक दूसरे के दस्तों गिरेबान नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ सूरत नजर आती है। तो कल तक मेन स्ट्रीम मीडिया या करंट अफेयर का सबसे बड़ा प्रोग्राम करने वाला सहाफ़ी आज गद्दारों की सब में खड़ा है, उसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, तरक्की कैसे होगी? या तो लगता यूँ कि अन्ना वनडे रेवड़ियाँ वो भी अपने अनु, तो लगता यूँ कि लूट सेल लगी हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर के करीबी साथी का एक बहुत बड़े स्कैंडल में नाम आने के बाद बैरून मुल्क चले जाना, इसने मुल्क के अंदर एहतसाब की तमाम सूरत हाल को और कलई को खोल के रख दिया। ये खान साहब के करप्शन के खिलाफ बयानियों को सपोर्ट नहीं करता। रिंग रोड, चीनी, अद्वियात, आटा, पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरियों की सेल और अभी पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा में नौकरियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि कोई और नौकरी नहीं है सिवाय सरकारी इदारों में लोगों को भरने के, जिसके बारे में कहा जाता था, खुद खान साहब कहते थे कि सरकारी इदारों पर बोझ डाला जाता है और पिछली हुकूमतों ने सियासी मफादात को या सियासी बुनियादों पर लोगों को इदारों में भर्ती करके इदारों को जवाल का शिकार कर दिया। तो आज खैबर पख्तूनख्वा में भी यही कुछ हो रहा है। तो ये जितनी वारदातें हैं, वारदातें कहा जाए या स्कैंडल कहे जाए, रिंग रोड, चीनी, आटा, अद्वियात और नौकरियां,
ये इस जैसी करप्शन की वारदातें ना होती तो मेरा दावा ये कि ग्रोथ रेट 4 नहीं बल्कि 5% होता। जब मुल्क में करप्शन भी ख़त्म नहीं हुई और सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है, इदारों में रिफॉर्म भी नहीं हो रहे, एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रही और सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है। अब सर्कुलर डेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टर कहाँ से आएगा, सरमायाकार का एतमाद कम हो रहा है, रोज़गार के मौके कहाँ से पैदा होंगे। तो खुदा के लिए जो लड़ाई हमें दुश्मन से लड़नी चाहिए वो हमें दुश्मन से ही लड़नी चाहिए, खुद पर उसको मुसल्लत क्यों करके बैठे हुए हैं। तो कोई माने या ना माने, लेकिन इस वक्त मुल्क में मईशत की वो सूरत हाल नहीं है जो हुकूमत बता रही है। महंगाई के बारे में सारी सियासी जमातें मिलकर ये बात कह रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और पिछले एक साल में तमाम अशिया की कीमतें बढ़ी है। आज हुकूमत ने काउंटर के तौर पर एक दोबारा अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं जो कि वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से है, जिसमें कहा गया जी कि एक साल में चीनी औसतन 16.5 रुपये फ़ी किलो बढ़ी है, जबकि कल ये कहा जा रहा था, कल जो अपोजिशन और बाकी लोग कह रहे थे उनके मुताबिक ये चीनी को 52 रुपये किलो बढ़ी है और 20 किलो आटे का थैला जो बाकी मार्केट में खबरें दे रहे गर्दिश थी उनके मुताबिक 354 रुपये का बढ़ा है, लेकिन इदारा शुमारिया ने कहा जी 118 रुपये बढ़ा है। अब 90 रुपये किलो के साथ अगर आटा का थैला 1100 रुपये की कीमत हो गई है, 1100-1200 का आटे का थैला मिलना 20 किलो का, उसके हवाले से भी अगर ये कहा जाए कि वो सिर्फ 118 रुपये महंगा हुआ है, तो ये वो आटा है जिसके बारे में माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि वो खाने के काबिल नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हुकूमत ने क्लेम किया कि बढ़ी है, तो कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कीमत में कमी हुई हो, चाहे वो गोश्त हो, चाहे घी हो, आटा हो, चावल हो, दही हो, तो तमाम अशिया की कीमतें जो है वो बढ़ी हैं। लेकिन इस बात से वफाकी इदारा शुमारिया ने बिल्कुल इनकार नहीं किया कि जून 2020 के मुकाबले में महंगाई की शरह 8.6 से बढ़कर 11% हो गई है। तो ये वो एक बड़ी वजह। और एक और पोल खुला है जिसके बारे में हुकूमत बहुत ज़्यादा क्लेम कर रही थी कि हमारा डेफिसिट कम हो गया, तिजारती खसारा कम हो गया, तो उसकी भी एक रिपोर्ट आज एक बहुत बड़े अंग्रेजी रोजनामे में शाया हुई है कि बरामदात कम है और दरामदात तोक्कों से जायद हो रही हैं। यानी हुकूमत ने जो इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई थी पहले 1 साल 2 साल और ट्रेड डेफिसिट को कम किया था, अब माशाल्लाह उसका बोलो राम हो गया है। तो 1 साल कबल के मुकाबले में पाकिस्तान का इस वक्त तिजारती खसारा मई में 134% बढ़ा है। मई 2021 में माहाना खसारा 3 अरब 43 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गया है, जो 1 साल कबल तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख डॉलर था। और खदशात बढ़ रहे कि हुकूमत को बैरूनी अकाउंट कंट्रोल करने में मुश्किलात का सामना होगा। रुपए के लिहाज से तिजारती खसारे में सालाना बुनियादों पर 125% इजाफा हुआ है। रुपए के लिहाज से गुज़श्ता साल दिसंबर के महीने से तिजारती खसारा अचानक बढ़ना शुरू हुआ और उसकी बड़ी वजह मुल्क में दरामदात में इजाफा था। उसके मुकाबले में जो बरामदाती अमल है, जो हम चीज़ें बाहर भेजते एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें इस कदर इजाफा नहीं हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी, हुकूमत क्लेम करती है। माली साल 2020-21 के 10 माह यानी जुलाई ता मई 2021 तक तिजारती खसारा 29.5% बढ़कर टोटल जो वॉल्यूम है इस वक्त तिजारती खसारे का वो 27 अरब 27 करोड़ 50 लाख डॉलर है। पिछले साल ये 21 अरब 6 करोड़ 50 लाख डॉलर था। तो माली 2020 में मुल्क का तिजारती खसारा 31 अरब 82 करोड़ से कम होके ये 23 अरब डॉलर रह गया था। अब ये दोबारा बढ़ रहा है। तो पिछले 10 माह में जो सूरत हाल है वो वही हो चुकी है जो कि जिसके बारे में पहले ये कहा जाता जी कि इतना ज़्यादा तिजारती खसारा तो मुल्क जो है वो डूब रहा है और डॉलर का जो डॉलर पे जो दबाव आ रहा है, रुपए पे जो दबाव आ रहा है और डॉलर की जो डिमांड है, तो अब सूरत हाल ये है कि मुल्की दरामदात का जो बिल है वो मई 2021 में 17.8% से बढ़कर 5 अरब 9 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा है, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इसी दौरान 2 अरब 86 करोड़ 30 लाख डॉलर था। तो माहाना बुनियादों पर दरामती बिल में 3.23% इजाफा हो रहा है। तो ये वह सूरत हाल जिससे वो जो मुआशी कामयाबियाँ और जो भी हुकूमत क्लेम कर रही है
वो जस्टिफाई नहीं करती। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत फिगर फर्ज कर रही है या फिर झूठ बोल रही है। तो अभी बजट आने वाला है, इस बजट में भी हुकूमत से ये तवक्कुआत की जा रही है कि वो कोई आवाम को रिलीफ देगी, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए लगता नहीं है कि कोई रिलीफ कहीं से आएगा। तो जो दरामदी बिल बढ़ा है उसमें इजाफे की बड़ी वजह पेट्रोलियम मसनूआत है, गंदम है, हमें बाहर से मंगाना पड़ी, चीनी बाहर से मंगाई, सोयाबीन, मशीनरी, खाम माल, केमिकल, मोबाइल फोन्स, खाद, टायर, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन की दरामद है। तो गुज़श्ता माह ड्यूटी फ्री इंपोर्ट में सालाना बुनियाद पर 73.78% और ड्यूटी के साथ दरामदात में 94.84% इजाफा हुआ। तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल के ऊपर आज मुस्लिम लीग नून ने प्री बजट सेमिनार मुनक़्क़द किया और उसमें उन्होंने कुछ अदाद शुमार पेश किए, जिनके मुताबिक आम अफराद की जो क़ुव्वत ख़रीद है आम पाकिस्तानी की, उसमें 13% कमी हुई है, जबकि बेरोज़गारी की तादाद में इजाफा हुआ है, बेरोज़गारों की तादाद 15% बढ़ गई है। मुस्लिम लीग नून ने क्लेम किया कि उनके दौरे हुकूमत में तकरीबन 30 से 35 लाख लोग बेरोज़गार थे, जो अब जिनकी तादाद तकरीबन 85 लाख हो गई है। और इसके अलावा गैर हुनरमंद अफराद की जो आमदन है उसमें भी कमी आई है, 18% कमी आई है। इसके अलावा हर पाकिस्तानी पर जो कर्ज़ है, बैरूनी कर्ज़, उसकी मालियत जो कि पिछले दौर में 7,218 रुपये थी, वो बढ़कर 20,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है। गर्दिशी कर्ज़ों में तकरीबन 1700 अरब का इजाफा हुआ है और मजमूई जो कर्ज़ हैं वो 15 अरब डॉलर है, 15 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। यानी गैर मुल्की कर्ज़े जो मौजूदा हुकूमत ने लिए है वो पिछली हुकूमत ने जो 5 साल में कर्जे लिए थे वो 3 साल में ले चुकी है। तो ये आज मुस्लिम लीग नून का जो सेमिनार हुआ उसमें बजट और हुकूमत की जो कारकर्दगी उसके हवाले से उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अपनी आज इनपुट दी है। और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इस बात का अंदिया दिया है कि पीपल्स पार्टी अगर अपनी गलती का एतराफ़ कर ले तो उसकी पीडीएम में वापसी हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं जी कि पीडीएम तैयारी कर रही है और जुलाई में जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है अवाम को सड़कों पर लाएंगे, अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ़ियों से गुफ्तगू की, उनसे सवाल पूछा गया मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के हवाले से कि किसके बयान की ज़्यादा अहमियत है या किसकी ज़्यादा वैल्यू है, पीडीएम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। तो उन्होंने सवाल पूछने वालों की ये कहकर बोलती बंद कर दी कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ दोनों मुस्लिम लीग नून के रिप्रेजेंटेटिव हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो पीडीएम का हिस्सा है। तो जो भी पीडीएम की तरफ से पीडीएम बात करेगी वो मुस्लिम लीग नून से कर रही है, चाहे कोई भी हो। तो पीपल पार्टी के हवाले से भी उन्होंने हम बातें की। तो मौलाना फजलुर रहमान ने इसके अलावा अमरीकी अड्डों के हवाले से भी गुफ्तगू की है और ये कहा जी कि अगर ये माहदे माजी में हुए थे तो भी गलत हैं और आज हुए हैं तो भी गलत है। पाकिस्तान को अमेरिका को अड्डे नहीं देने चाहिए। इस पर जो तालिबान का रद्द-ए-अमल आया वो बड़ा अलार्मिंग है, हुकूमत को इसका एहसास करना चाहिए। तो मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा? अगर आना चाहती है और सोचती है कि हमने कुछ गलत फैसले किए हैं तो और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, हमने रास्ते बंद तो नहीं किए उनके लिए। अब आखिरी आप लोगों का जलसा होगा 14 अगस्त को इस्लामाबाद में, उसके बाद क्या फिर से इस्तीफों के ऊपर कोई बात होगी या अभी जो इस्तीफे हैं वो फिर पता चलेगा? हम आवाम में जा रहे हैं, आवाम की आवाज़ बनना जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक गुजरा है, कुछ चीज़ें कुछ औकात तातुल के गुजरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा जलसा होगा, एक तारीख़ी इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर 29 जुलाई को कराची में तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा होगा, जो ज़ाहिर है कि इस वक्त ये अवामी राब्ते और अपना मौक़िफ़ को आवाम के अंदर रासिख़ करने और आम आदमी के एतमाद को बहाल करने की एक कोशिश होती है। तो इसी में आदमी कोई हतमी नताइज की बात नहीं करता, लेकिन जब आवाम में एतमाद आता है तो फिर अच्छे नताइज बरामद होने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं। मैं तो अब भी समझता हूँ कि अगर हम इज्तिमाई तौर पर सब मिलकर इस्तीफ़े नहीं देते तो ये हुकूमत फिर अपनी मुद्दत लंबी करती जाएगी। इस्तीफ़ों का ऑप्शन से भाग जाना ये इस मौजूदा हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय। मैं हूं इफ्तिखार काजी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। कब्रुज़्ज़मा कायरा गुफ्तगू कर रहे हैं शाहज़ेब खानज़ादा के साथ पीडीएम के मामले के ऊपर, और खान साहब ने दावा किया था कि अपोजिशन जो है वो मुश्किल में है, तो क्यों मुश्किल में है इसका जवाब ले रहे हैं कब्रुज़्ज़मा कायरा से शाहज़ेब खानज़ादा। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि इस्तीफे नहीं दे, पार्लियामान के अंदर जाके मौसर अपोजिशन का रोल अदा करे और इनको चलता करे। जब पीपल्स पार्टी ने इनको कायल किया कि बाय इलेक्शंस लड़े, ये नहीं मान रहे थे, इन्होंने हमारी बात मानी। खैर साहब, ये सारी बातें ज़ाहिर है नून लीग और आपका जो आपस का मसला है वो कहते हैं जी अगर उस वक्त इस्तीफे दे देते और आप कहते हैं कि उस वक्त ये कर लेते, मगर अब ऐसा तो है ना कि आप दोनों ने ही यू हैव मिस द बोट, ऑपोजिशन ने बोट मिस कर दी है। अब हुकूमत स्ट्रांग हो गई है। 5-6 महीने पहले आपका नैरेटिव था कि जी ये बड़े निकम्मे हैं, इनके पास टीम नहीं है, इनसे कुछ ठीक नहीं होगा और हम मुत्तहिद हैं। अब उनका नैरेटिव है, महंगाई अपनी जगह पर है, कि नहीं जी हम बेहतर सिमत में जा रहे हैं, ये तितर बितर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। शाहजेब साहब, ये गवर्नमेंट का जो लम्हाती सा एक इनका बयानिया मिला है अपोजिशन के तितर बितर होने से, आपस में दूर होने से, यकीनन उससे फायदा हुआ उनको। यकीन, मैं से इनकार नहीं कर रहा, आप दुरुस्त कह रहे, आपका दुरुस्त तज्जिया है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पीडीएम को इस हालत में लाने का जिम्मेदार कौन है? हमें तो कहा गया कि इस्तीफे दें, जब उससे पहले एक लिखी हुई तहरीर में है इस्तीफों से पहले कि आप जो अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, हमें कहा गया नंबर नहीं है। आज तो जहांगीर तरीन साहब के नंबर भी सामने आ गए, आज इनके अलावा एक और ग्रुप भी सामने आ चुका है, और बहुत सारे लोग वो हैं जिनको सिम्मत नहीं मिल रही, कोई उनको आसरा नहीं मिल रहा। वरना पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो हुकूमत को छोड़ चुके हैं अमलन, और उनके सामने खड़े हैं। और जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप तो आपके सामने ही है कि कभी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, कभी 1 कदम आगे 2 कदम पीछे। उस सूरत हाल में वो अपनी जगह पे खड़ा है। लिहाजा आज देखना यह होगा कि वो कौन सी जमात है जो हुकूमत को ये मौका फराहम कर रही है कि वो बगलें बजाएं, वो खुशियां मनाएं, वो अगली दफा आने का इंतजाम करें या कहे नारे मारे। नारे अपनी जगह, खान साहब ने जितने भी क्लेम किए, जितने भी नारे मारे, वो बड़े शॉर्ट लिव थे। इंशाल्लाह ये भी एक महीने की मार होगा, इससे ज्यादा इसका। देखिए, कोई माने या ना माने, अपोजिशन ताकतवर हलकों को न्यूट्रल करने की ख्वाहिश लेकर चली थी, और आज हालत यह है कि ताकतवर हलकों ने अपोजिशन को न्यूट्रल करना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो तो पहले ही उस कश्ती में सवार हो चुके हैं, और अब शहबाज शरीफ को उसमें सवार करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो सवार हो गए तो पीडीएम को सिर्फ अकेले मौलाना फजलुर रहमान का सहारा रह जाएगा। तो पीपल पार्टी के लिए खान साहब की हुकूमत गिराने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो सिंध हुकूमत को बचाए, सोबों से बचाने में कामयाब हैं। अब खान साहब की हुकूमत गिराने का जो तरीका पीडीएम ने सोचा था, उससे बेहतर तरीका तो कोई और है नहीं। पीडीएम अगर अपने पाँव पर खड़ी रहती तो अब तक हुकूमत गिर चुकी होती। अपोजिशन जमातें अगर इस्तीफे दे देती तो बहुत बड़ा सियासी क्राइसिस आता, और खान साहब भी आज ये कह रहे होते कि मुझे क्यों गिराया। लेकिन जो काम हो नहीं सका उस पर क्या हाशिया राई करना। अब पीपल पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत में रहकर हुकूमत गिराई जाए, और पीडीएम की बाकी जमातें ये समझती है कि पार्लियामेंट से बाहर स्ट्रीट पावर के जरिए हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। तो दोनों जमातों का मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन फ़िलहाल ये दोनों मौक़िफ़ होल्ड पर चले गए हैं, क्योंकि ट्रक की बत्तियों के पीछे सियासतदान अवाम को लगाते ही नहीं, खुद भी कभी कभी लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, और मलाइका बुखारी पीटीआई की रहनुमा है, तर्जमान है, गुफ्तगू कर रही हैं सियासी मामलों के ऊपर ऑन द फ्रंट में। देखते हैं कि क्या फरमाती है मलाइका बुखारी। ज़ुबैर साहब की कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ एक बहुत ही बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान के शायद बहुत बड़े लीडर हैं, और ज़ुबैर साहब काबिल एहतराम है, लेकिन कभी कभी इनकी बातों के ऊपर हंसी भी आती है कि जो आदमी पाकिस्तान की आला अदालत से नाअहल हो, जिसको पाकिस्तान का आइन कहता हो कि वो सादिक और अमीन नहीं, अदालत उज़्मा कह दे कि वो पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो अपनी पार्टी का हेड नहीं हो सकता, ये उस आदमी को अपना लीडर मानते हैं और अपने आप को भी ये बड़े सियासतदान हैं, गवर्नर रह चुके हैं सिंध के। तो इनको समझना चाहिए कि जो आदमी नाअहल हो वो कभी भी पाकिस्तान का बड़ा लीडर नहीं हो सकता। उनकी अपनी पार्टी के वोट बैंक के अंदर मकबूलियत ज़रूर होगी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2 पार्टी सिस्टम के अंदर एज अ थर्ड पार्टी क्यों इलेक्ट किया? क्योंकि वो इनकी मिस गवर्नेंस से, इनकी मेरा आपसे एक सवाल है कि वो आपको इसलिए इलेक्ट किया कि इनकी, वो आप सही कह रही हैं,
लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये नाअहल होने के बावजूद क्यों इतने पॉपुलर है नून लीग में नवाज शरीफ? ये मेरा आपसे सवाल है। आपने क्या आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस इतनी खराब रही है कि नवाज शरीफ जो है अभी भी रेलेवेंट है पॉलिटिक्स में? सवाल मेरा ये था। देखिए कामरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का अपना वोट बैंक है, जो दो धड़ों में बटा हुआ है। मुज़ाहमत और मुफाहमत की सियासत तो आप समझ रहे हैं ना कि चाचा और भतीजी में जो जंग है, जो मरियम नवाज का बयानिया है वो शहबाज शरीफ का बयानिया नहीं है। तो इनकी अपनी पार्टी में दो धड़े हैं, पार्टी में मकबूलियत हो सकती है, शायद इनकी पार्टी में इनके बयानिए को पजीराई मिल रही हो, लेकिन आम आवाम के अंदर इनका जो इदारों के खिलाफ बयानिया है उसको कोई पजीराई नहीं मिल रही। जिन ये सीटों की बात कर रहे हैं उन सीटों के ऊपर इनको सियासी बरतरी हासिल थी, ये उन सीटों के ऊपर जीत चुके थे, वहाँ इनकी इलेक्टेबल्स की सियासत थी। और मैं जनरल साहब की बात की तायीद करूँगी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, लेकिन 2023 के अंदर दोबारा नजरियों की जंग होगी। एक ऐसा नजरिया है जो आप जनरल साहब की तायीद कर रही हैं। जनरल साहब ने एक और बात भी कही है कि इस तरह के पॉलिटिशियंस दरवाजों पर जाते हैं जर्नलों के, जिस तरह मुशर्रफ साहब। देखिए, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भट्टो को फांसी की सज़ा दी थी, तो क्या भट्टो साहब लीडर नहीं रहे? अब ये अजीब बात है कि जिसको अदालत ने नाअहल करार दिया है वो बड़ा लीडर नहीं हो सकता। नवाज शरीफ को जिस तरह और जिस वजह से नाअहल की सज़ा सुनाई गई उसे कोई जी शऊर तो तस्लीम नहीं करता। अगर लोगों ने ये फैसला माना होता तो नवाज शरीफ सियासत से फारग हो चुके होते। अब हमारे पीटीआई के बाज़ रहनुमा बाज़-औक़ात बड़ी बेसरोपा बातें करते हैं जिनमें कोई लॉजिक नहीं होती, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि बस वही ठीक है बाकी सारे गलत हैं, और लीडर सिर्फ वही होता है जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हो। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री की नॉलेज ले लें। लीडर के लिए कभी भी ये ज़रूरी नहीं होता कि वो वज़ारत उज़्मा के मसनद पर बैठे। तो यू कैन नेम, आई कैन नेम मैनी पीपल, एक लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ तो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर वो लोग भी बैठ चुके हैं जो खुद से सही तरह ना उठ सकते थे ना बैठ सकते थे। दर्जनों ऐसे लीडर हैं जिन्हें कभी सरकारी मनसब नहीं मिला या वो सरकारी मनसब पर नहीं बैठते, तो वो लीडर कहलाते हैं। अब नवाज शरीफ किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, वो लीडर है और रहेगा। अब दोबारा वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन इस मनसब के बगैर ही वो बड़े लीडर हैं। अब लीडर ना होते तो 3 साल से पीटीआई उनके नाम की माला ना जप रही होती, अपना काम कर रही होती। लेकिन नवाज शरीफ का खौफ इतना है कि कोई दिन ऐसा नहीं जो हुकूमत ने नवाज शरीफ का जिक्र किए बगैर गुजारा हो और फिर कहते हैं कि वो लीडर नहीं। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बारे में वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू करें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। और मीडिया के हवाले से हुकूमत एक आर्डिनेंस ला रही थी या लाने वाली थी या ला रही है, इसी पर बात कर रहे हैं। वॉच फवाद चौधरी। पहली बात तो ये कामरान खान साहब के पाकिस्तान के अंदर 112 इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स हैं, 43 के करीब इंटरनेशनल चैनल्स हैं जो सिर्फ न्यूज़ से मुतालिक हैं। इतने बड़े मास मीडिया के होते हुए बार बार ये कैंपेन कि पाकिस्तान के अंदर इजहार राय को खतरा है, ये मासवा इसके कि इसको उन 800 इंडियन वेबसाइट्स पे बार बार प्ले किया गया जो बाद में पकड़ी गई। इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी को ना कोई ख़तरा था ना ही कोई ख़तरा है। दूसरी बात यह है कि अभी आपने जो रिपोर्ट चलाई और जिस ऑर्डिनेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्डिनेंस इटसेल्फ इस बात की दलील है कि पाकिस्तान में रेगुलेशन की ज़रूरत है। ये वाकया उसकी वजह यह है कि जिसके ऊपर आपने पूरी रिपोर्ट बना दी, हमारे CPNE, APNS जैसी तंजीमों ने एक्शन कमेटी बना दी। हकीकत यह है कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से
इस किस्म का कोई ऑर्डिनेंस किसी को भेजा ही नहीं गया, ना ही हमने इसको बनाया, ना ही हमने इसको स्प्रेड किया, ना ही हमारा इससे कोई ताल्लुक है। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर जो 2 पेजेस का एक प्रपोजल हमने जो भेजा, जो APNS को भेजा, जो बाकी जो तंजीमें हैं उनको भेजा, और हमने उन्हें कहा कि ये 4-5 कलीदी मसले हैं, फेक मैसेजेस उसमें एक बहुत अहम मसला है और इसके लिए हम लेजिस्लेशन करना चाहते हैं, आप इसमें अपनी तजावीज़ दें। और इसका जवाब में मैं तो हैरान हूं कि हमारे यहाँ इतना भी जो है वो नहीं है कि हम ऐसे ही है कि कान जो है वो पकड़ा गया तो वो पूरा भाग ही गया, भागना शुरू हो गए। पूछने की भी किसी ने जहमत नहीं की कि क्या ये ऑर्डिनेंस हुकूमत ने इशू कर रही है या क्या हुकूमत का ऑर्डिनेंस। लगता यूं है कि हुकूमत मीडिया पर पाबंदियां लगाने के लिए ऑर्डिनेंस के फैसले पर यू टर्न ले गई है। जिस ऑर्डिनेंस को तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने रिजेक्ट कर दिया है, तो अब ये कहा जा रहा है कि हमने तो ऑर्डिनेंस किसी को भेजा ही नहीं, तो हुकूमत को इसकी तरदीद का 1 हफ्ते बाद ख्याल क्यों आया है? तो इसकी वजह साफ जाहिर है कि ये हुकूमत को भी पता लग गया है कि इस पर रद्द-ए-अमल शदीद होगा, और सिर्फ मुखालफी नहीं बल्कि हुकूमत का हामी मीडिया भी इस बात को या इस ऑर्डिनेंस को तस्लीम नहीं करेगा। ये पाबंदियाँ जो लगाई जा रही हैं, इस पर जो दुनिया से रिएक्शन आएगा वो शायद हुकूमत के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। तो इसके बावजूद हुकूमत मलबा मीडिया पर डाल रही है कि जी मीडिया ने अपना काम नहीं देखा और कौवे के पीछे भाग खड़े हुए। तो माफ़ कीजिएगा, वजारत अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डाल रही है। ये वजारत इत्तलात की जिम्मेदारी थी कि जब ये ऑर्डिनेंस का मामला मीडिया पर डिस्कस हो रहा था तो उस वक्त इंटरवीन करती, इस मामले में मीडिया को इत्माद में लेती, जो कि नहीं लिया गया। अब जब इस पर इतना ज़्यादा लैश बैक आया है और तमाम मीडिया, तमाम सहाफ़ती इदारे अपने पराए जितने हैं सब ने इस पर ज़रा बहुत लेदे की है, तो अब वो कहते हैं जी हमने तो भेजा ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और मुस्लिम नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने रेफरेंस दायर करने के लिए मोहलत मांग ली है, जिसके बायस ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 17 जून तक तोसी कर दी गई। एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद केसों की समाअत हुई और ड्यूटी जज शेख सज्जाद ने इसकी समाअत की। तो जेल हुकाम ने ख्वाजा आसिफ को अदालत के रूबरू पेश किया और उनसे कहा जी कि हम ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस पेश करना चाहते हैं, तो हमें कुछ मोहलत दी जाए। तो जिसके बाद जो है वो ड्यूटी जज ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए नैब को जो है वो टाइम दे दिया और ख्वाजा आसिफ का जुडिशल रिमांड है वो 17 जून तक उसको एक्सटेंड कर दिया। दूसरी आप खबर इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक ने ये पूछा कि खुर्शीद शाह के अहल खाना ने कितने गैर मुल्की दौरे किए। तो नैब ने बताया जी कि इन्होंने इनके अहल खाना ने 140 गैर मुल्की दौरे किए। तो मखदूम अली खां जो खुर्शीद शाह के वकील हैं, उन्होंने कहा जी कि सफरी अखराजात रेफरेंस का हिस्सा नहीं है। सफरी अखराजात का नैब ने इल्ज़ाम आयद नहीं किया था। इन अखराजात से मुतल्लिक़ अगर सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर करके जवाब मांगा गया तो देंगे। तो जस्टिस सरदार ने कहा कि ये फैमिली मेम्बरान की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक़ क्या कहेंगे। इस पर वकील जो खुर्शीद शाह के वकील है मखदूम अली खां, उन्होंने जवाब दिया कि अहल खाना कब तक ज़ेर कफ़ालत थे, ये टेक्स्ट गोशवारों में लिखा हुआ है। जस्टिस मुशीर आलम ने सवाल पूछा कि रेफरेंस कब फाइल हुआ, गिरफ्तारी कब हुई। वकील खुर्शीद शाह ने जवाब दिया कि 18 नवंबर 2019 को रेफरेंस फाइल हुआ था, 18 सितंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई 2019 में। और ये बताया कि जब हाई कोर्ट से रजू किया गया तो गिरफ्तारी को 3 दिन गुजर गए थे। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि हम केस वापस हाई कोर्ट भेज देते हैं, आप हाई कोर्ट में ट्रायल में ताख़ीर, मेरिट और हार्डशिप का नुकता उठा लें। अगर हाई कोर्ट ने जमानत के खिलाफ फैसला किया तो वापस सुप्रीम कोर्ट में आप आ सकते हैं। तो मखदूम अली खान ने अदालत से सवाल किया कि हार्डशिप पर जमानत कैसे हो सकती थी। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि अदालत चाहती है कि खुर्शीद शाह के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा बंद ना हो। दरख्वास्त खारिज कर दी तो फिर खुर्शीद शाह के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो खुर्शीद शाह के वकील ने कहा कि इस मामले पर वो अपने मुवक्किल से मशवरा करके बताएंगे, तो उन्हें कल तक का वक्त दरकार है। जिसके बायस अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और खुर्शीद शाह के बेटे की जमानत कबल गिरफ्तारी का जो मामला है वो भी कल तक पोस्टपोन कर दिया और ये कहा जी कि खुर्शीद शाह की बेगमात और दीगर की जमानत मनसूखी पर बाद में समाअत की जाएगी और बाद में से बात होगी। और
ये आपको रिमाइंडर देते चले कि आप पीपल्स पार्टी ने, जो हमारे सोर्सेज ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने ये डिमांड की हुई है कि बजट इजलास में वो इस सूरत में शिरकत करेंगे अगर खुर्शीद शाह की ज़मानत हो जाती है। तो अब ये कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ये चाहती है कि ये मामला वापस हाई कोर्ट में जाए और हाई कोर्ट से वो ज़मानत लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर खारिज कर देगी और तो फिर केस आगे प्रोसीड नहीं हो सकेगा और ज़मानत नहीं हो सकेगी, मामला जो है वो निकल जाएगा हाथ से। तो खुर्शीद शाह के बारे में पीपल्स पार्टी के ज़राए तो कहते हैं कि उनकी बजट से कबल ज़मानत हो सकती है, लेकिन अब इसका फैसला जो कल तक पे डाल दिया गया। तो ये कुछ आम खबरें थी जो आपके साथ शेयर की। इसके अलावा सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, जिसमें अजला की हदबंदी के लिए कमेटियाँ बना दी गई हैं और 30 अजला के लिए जो कमेटियाँ बनाई गई और हर ज़िले में 3 लोग जो है उन मेम्बरान होंगे कमेटी के। तो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन ले लिया है, इसका मतलब है कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसका आगाज़ हो गया। और हदबंदियों का इशू जो बड़ा पुराना इशू है, सेंसस में भी इशू उठा था और ये अमूमन उठता रहता है, तो उसका तयन करने के लिए अजला की हदबंदियों के लिए ये बड़ा हम इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है सिंध के हवाले से। तो अब मुझे लगता है कि सिंध में अगले चंद रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसतजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।